गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड हार्मोन के बारे में, जिसे साथियों थायरोक्सिन हार्मोन या फिर T3 या T4 हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है गाइज ये थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन? कहाँ से निकलता है गाइज थायराइड हार्मोन? थायराइड हार्मोन का कार्य क्या है? थायराइड हार्मोन की अगर आपके शरीर में कमी होगी तो कौन सा रोग हो सकता है? थायराइड हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इस प्रकार के प्रश्न गाइज आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में थायराइड हार्मोन से जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन क्लियर करने वाला हूँ। गाइज ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए गाइज शुरुआत करते हैं थायराइड हार्मोन की। हेडिंग लगा लीजिए थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन और गाइज इसे क्या क्या कहा जा सकता है? इसके अदर नाम है गाइज थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन और भैया इसे T3 या T4 हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले गाइज आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि भैया ये जो थायराइड हार्मोन है ये निकलता कहाँ से है? तो गाइज मैं आपको बता दूं ये निकलता है भैया, नाम से स्पष्ट हो रहा है, थायराइड ग्लैंड से। इसे हिंदी में गाइज आउटू ग्रंथि भी कहा जाता है। आउटू ग्रंथि भी कहा जाता है। गाइज मैं आपको बता दूं अगर आपने एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में थायराइड ग्लैंड नहीं पढ़ी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने गाइज फुल डिटेल में पढ़ा रखा है थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उन सभी का कार्य क्या है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। वैसे मैं अभी आपको भी थोड़ी बहुत डिटेल बताने वाला हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर आपको फुल डिटेल में जानना है, पूरे डिटेल में, जहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थायराइड ग्लैंड से, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए गाइज जो थायराइड ग्लैंड है ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है भैया? अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसलिए तो हार्मोन बना रही है। ऐसी ग्रंथि जो भैया हार्मोन बनाए वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। गाइज ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये हमारे गले में गर्दन में पाई जाती है। इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान या फिर तितली के समान होता है। गाइज जब आप इस थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी करके देखोगे तो आपको इस तरीके से दो लोब में बटी हुई दिखाई देती है। कौन? ये थायराइड ग्लैंड। गाइज इसके किनारों पर एक सेल पाई जाती है, उस सेल को कहा जाता है भैया थायराइड फॉलिकल सेल। इस सेल को क्या कहा जाता है? थायराइड फॉलिकल सेल। गाइज ये थायराइड फॉलिकल सेल होती है, ये भैया 98% की मात्रा में, 98% की मात्रा में किसका निर्माण करती है? इस थायराइड हार्मोन का निर्माण करती है, जिसे आप थायरोक्सिन हार्मोन या T3 या T4 हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है गाइज से T3 या T4 हार्मोन? तो थायराइड ग्लैंड की जो मैंने क्लास ले रखी है गाइज, उस पर आप क्लिक करोगे, वहां से भैया लेक्चर देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा फुल डिटेल में। और भैया 2% की मात्रा में किसका निर्माण करती है? कैल्सिटोनिन हार्मोन का। कैल्सिटोनिन हार्मोन का। लेकिन भैया हमें पढ़ना क्या है आज की इस वीडियो में? थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन या T3 या T4 हार्मोन के बारे में जानना है। देखिए बेटा इसका कार्य क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया कि निकलता कहाँ से है। तो भैया थायराइड फॉलिकल सेल बनाती है 98% की मात्रा में, और ये सेल होती है आपकी थायराइड ग्लैंड में आउटो ग्रंथि में, जो कि भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। गाइज इसका कार्य देखिए, पहला कार्य होता है मेटाबॉलिक रेट, उपापचय दर। ये उपापचय दर को रेगुलेट करने का कार्य करता है, संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। क्या होता है गाइज ये मेटाबॉलिक रेट? समझिए
गाइज आपके शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है दिन भर में, जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। गाइज आपके शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है एक दिन में, उन सभी को मिलाकर एक शब्द यूज में लिया जाता है मेटाबॉलिज्म। और गाइज इस मेटाबॉलिज्म को या इन केमिकल रिएक्शन को आप जिस दर से रेगुलेट करते हो या जिस दर के साथ इसे कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, उस दर को कहा जाता है मेटाबॉलिक रेट। तो भैया आपके शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शन को ये भैया संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। या तो मैं ये कह दूं या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने का कार्य करता है, उपापचय दर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। आ गई बात समझ में? ओके। दूसरा कार्य देखिए, इसका दूसरा कार्य है भैया आपके शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। भैया आपके शरीर में ये पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, दो कार्य आपको समझ में आ गए। मान लीजिए आपके शरीर को पानी की आवश्यकता है, क्या लगेगी आपको? पानी की आवश्यकता होगी ना भैया। तो उसे नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ये थायराइड हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन। तीसरा कार्य बीएमआर को रेगुलेट करने का कार्य करता है। अब ये बीएमआर होता क्या है? तो मैंने गाइज आपको सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के बारे में पढ़ाया था, जो कि भैया पेंक्रियाज की डेल्टा सेल से निकल रहा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बीएमआर क्या होता है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना, मिल जाएगी भैया। बीएमआर की फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, हिंदी में कहा जाता है आधार उपापचय दर। देखिए, आप खाने में कुछ भी खा लीजिए, आपके कोशिकाओं के पास क्या पहुंचता है भैया? भोजन का अंतिम रूप ग्लूकोज, और इसका सूत्र होता है C6H12O6। इस ग्लूकोज को आपकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया एटीपी। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। इस एटीपी की फुल फॉर्म आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। गाइज इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए और ऊर्जा बनाने के लिए आपकी कोशिकाओं ने इस ऑक्सीजन का कितना उपभोग किया है, कितना खपत किया है, कितना खर्च किया है, उस दर को क्या कहा जाता है? बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। एक बार और समझिए, भोजन का अंतिम रूप आपकी कोशिकाओं के पास ग्लूकोज पहुंचता है। इस ग्लूकोज को आपकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। इस ग्लूकोज को जलाने के लिए या इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए और ऊर्जा बनाने के लिए आपकी कोशिका इस ऑक्सीजन का जिस दर के साथ उपभोग करती है या जिस दर के साथ इसे खर्च करती है, उस दर को ही क्या कहा जाता है? बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। और भैया नंबर 4 पर जो कार्य आता है भैया इसका, वो ये आता है कि शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करती है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। मैं आपको बता दूं, ये सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भैया, और ये एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मेटाबॉलिक रेट को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, रेगुलेट करने का कार्य करता है? वहां पर राइट आंसर था बेटा थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। सीजीएल के क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था, सीजीएल के एग्जाम में, कि शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, T3 T4 हार्मोन। इतनी कहानी समझ में आई आपको? मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने गाइज थायराइड ग्लैंड के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैंने फुल डिटेल में पढ़ाया है एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो भैया।
क्या ये कहानी समझ में आई? पहला कार्य क्या है? मेटाबॉलिक रेट। एक दिन में बेटा आपके शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उन सभी को नियंत्रित करने का कार्य करता है कौन? थायराइड हार्मोन। या फिर मैं कह सकता हूं कि भैया आपके शरीर में एक दिन में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उनके लिए एक शब्द यूज में लिया जाता है मेटाबॉलिज्म, और आप जिस दर के साथ उन्हें रेगुलेट करते हो, संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं, उस दर को कहा जाता है मेटाबॉलिक रेट या उपापचय दर। दूसरा, शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तीसरा, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसकी फुल फॉर्म होती है, आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा सकती है। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए और ऊर्जा बनाने के लिए आपकी कोशिका जिस दर के साथ ऑक्सीजन को उपभोग करती है, खर्च करती है, उस दर को कहा जाता है बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट। चौथा कार्य है ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। चारों कार्य समझ में आ गए? आशा करता हूं जैसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। आगे चलते हैं, बताते हैं कि अगर इसका हाइपोसिक्रेशन हुआ या हाइपर सिक्रेशन हुआ तो आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। मिटा दो भैया? ओके, तो इसको ही मिटा देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। देखिए बेटा, अगर इस थायराइड हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हुआ, हाइपोसिक्रेशन का मतलब पता है आपको? हाइपोसिक्रेशन हुआ, अगर ये कम निकला तो क्या होगा? एक बीमारी होती है बेटा क्रिएटिनिज्म, ये बीमारी हो जाएगी। ये बेटा चाइल्ड बच्चों को होती है जिनकी उम्र 4 से 5 साल होती है। ये बच्चे बेटा मानसिक तौर पर कमज़ोर होते हैं, इनका आईक्यू लेवल बहुत कमज़ोर होता है, बिल्कुल दिमाग नहीं होता। आप इन्हें कुछ भी समझा लीजिए, कुछ भी पढ़ा लीजिए, इनके ऊपर होकर निकलती है। इस बीमारी को कहा जाता है क्रिएटिनिज्म, ये थायराइड हार्मोन के कम निकलने से होती है। दूसरी होती है भैया गोइटर, जिसे आप घेंगा या गलगन रोग कहते हो। यह आयोडीन की कमी से या थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। आपके गले में थायराइड ग्लैंड होती है, इसमें सूजन आ जाता है, सूजन आकर पस पड़ जाता है, जिससे बोलने में, खाना निगलने में, खाना चबाने में, पानी पीने में बहुत परेशानी आती है बेटा इस रोग में, घेंगा और गलगन रोग में, जिसे आप गोइटर भी कहते हो। तीसरी बीमारी कौन सी होती है जो भैया इस थायराइड हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से होती है? वो होती है भैया माइक्सोइडिमा, माइक्सोडेमा। गाइज आज मुंह में छाले हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी आ रही है, पढ़ाने में अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। बेटा यह बीमारी जो होती है माइक्सोडेमा, ये बीमारी होती है लड़कियों में। इसमें क्या होता है, लड़कियों का वजन बढ़ जाता है लेकिन उनकी त्वचा सूख जाती है, मासिक धर्म चक्र होता है वो असंतुलित हो जाता है और शरीर पर भैया धब्बे पड़ जाते हैं, और ये बीमारी सिर्फ लड़कियों में होती है। चौथी होती है बेटा हाशीमोटो डिसीज, हाशीमोटो डिसीज। यहाँ से भैया यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। हाशीमोटो डिसीज में क्या होता है बेटा, ये जो थायराइड फॉलिकल सेल होती है जो भैया किसका निर्माण करती है? थायराइड हार्मोन का। ये भैया सेल मर जाती है इस रोग में, इसलिए भैया इस डिसीज को सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया किस रोग को है, किस डिसीज को सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, तो हाशीमोटो डिसीज को कहा जाता है। और अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि भैया थायराइड ग्लैंड मैंने पढ़ा रखी है, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे देख लेना। वहाँ पे मैंने कैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में पढ़ा है, थायराइड ग्लैंड के बारे में जितने भी तथ्य हैं वो सभी तथ्य मैंने आपको बताए हैं। और भैया किस तरीके से T3 का निर्माण होता है, किस तरीके से T4 का निर्माण होता है, T3 की फुल फॉर्म क्या है, T4 की फुल फॉर्म क्या है, वो सभी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है बेटा। अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो गया, किसका? इस थायराइड हार्मोन का, तो क्या होगा भैया? अगर ये अधिक निकला तो एक बीमारी होती है ग्रेव्स, ये बीमारी हो जाएगी भैया। इस ग्रेव्स डिसीज में क्या होता है तो भैया आंखों की पुतली बाहर आ जाती है, जो मरीज होता है उसका वजन बहुत कम हो जाता है और भैया बीपी हाई रहता है। इस ग्रेव्स डिसीज में जो बीमारी होती है आपको हाइपोसिक्रेशन से, हाइपोसिक्रेशन से नहीं बेटा हाइपर सिक्रेशन से होती है। हाइपो तो गया ना, हाइपर सिक्रेशन से अधिक निकलेगा जब।
अधिक निकला तब ग्रेव्स डिसीज होगा। शरीर का वजन कम हो जाता है रोगी का, आंखों की पुतली बाहर आ जाती है, और क्या होता है भैया, बीपी हाई रहता है। तो ये हो गया बेटा आपका थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, T3 या T4 हार्मोन। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा गाइज। बोलने में थोड़ी परेशानी आ रही है, मुंह में छाले हो रखे इसलिए दिमाग में काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, आज गलती हो गई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। मैं मेरे बारे में बता देता हूँ गाइज। पहले आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।